भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। जरिया रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। अब इन तीनों सेगमेंट्स में आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरू करें आज के कार्यक्रम की। अनाज और सब्जियों फलों की खेती तो सभी करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे जो किसान हैं फूलों की खेती की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे फूल के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं है। कम पानी में बड़ी ही आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। और आपको बता दें, इसका नाम है बोगनविलिया। अब बोगनविलिया की खेती आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। हर हाल में मुस्कुराता पौधा बोगनवेलिया आजकल लोगों की पसंद में शुमार होता जा रहा है, जिसकी खास वजह उष्णकटिबंधीय इलाकों में भी आसानी से लग जाना है। इसके अलावा ये खराब मिट्टी पहाड़ी इलाकों में भी अच्छे से पनप सकता है। हालांकि इसकी 150 प्रजातियां हैं, जिनसे 12 में से 10 महीने फूल मिलते रहते हैं। बोगनवेलिया के बारे में क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। और इस समय लगभग आप यहाँ पे गमलों में और ज़मीन में भी कुछ ऐसे रंगों को और ऐसी प्रजातियों को देख रहे हैं जो कि अभी फुल ब्लूम पे हैं। और लगभग हमारे पास यहाँ पे 150 प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। और बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जिसको कि शुष्क जलवायु में और ख़राब मिट्टी में या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास करके जो रॉकी लैंड है, ऐसे मौसम में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। बोगनविलिया को पूरे वर्ष लगभग आप 12 महीने में से 10 महीने आसानी से इसके फूल का आनंद उठा सकते हैं। और यदि हम देखें तो सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़कर, जब दिल्ली और दिल्ली के आसपास बहुत ही अधिक तापमान में गिरावट रहती है, उस समय तो ये फूल नहीं देता, लेकिन बाकी 10 महीने ये लगभग फूल में रहता है। और इस समय खास करके मार्च के अंतिम सप्ताह में और अप्रैल के पहले पखवाड़े में ये बहुत ही तादाद में, बहुत अधिक मात्रा में फूल देता है। और बोगनविलिया को आम किसान या बहन भाई या ख़ास करके जो शहरों के आसपास रहने वाले वासी हैं, जो इसको आसानी से अपने गमलों में उगा सकते हैं, इसकी बोनसाई बना सकते हैं, इसको फार्म हाउस की बाउंड्री पे लगा सकते हैं, इसको सूखे पेड़ पे चढ़ा सकते हैं, और यहाँ तक कि इसको किसी भी स्लोप पे इसको लगाया जा सकता है। और पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो बोगनविलिया को दिल्ली में काफ़ी एक बड़ी पहचान मिली है। और इसको काफ़ी लोगों ने अपने छतों पे भी उगाया है। और दिल्ली सरकार और दिल्ली में स्थित जितने भी बागवानी से संबंधित विभाग हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और उन्होंने इसको रोड साइडर पे, रोड डिवाइडर पे या ग्रीन बेल्ट में लगा करके दिल्ली को बहुत ही सुंदर बनाने में सहयोग दिया है। इस पौधे को आजकल कई रूपों में लगाया जा सकता है। लोग इसे बगीचे में, सूखे पेड़ों पर, गमले में बोनसाई बनाकर, सड़क के बीचों बीच कई तरह से अब इसे इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि इसे लगाना और इसकी देखभाल बेहद आसान है। वहीं पूसा संस्थान ग्राफ्टिंग विधि से नई प्रजातियां उगा रहा है, जिसमें एक ही पौधे में कई रंग के फूल खिलते हैं।
बोगनविलिया को हम कटिंग के माध्यम से इसको उत्पादन कर सकते हैं। और कटिंग खास करके जब इसकी जब फूल जब थोड़ा ख़त्म होने लगता है तो इस समय इसकी मई और जून जुलाई के महीने में कटिंग ले करके 9 इंच की कटिंग से इसके नए पौधे बनाए जा सकते हैं। और यहाँ तक कि इसमें आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग से भी नए पौधे बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे खास करके हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में जो हमारा पुष्प एवं भूदर्शन संभाग है, इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इस पे जो शोध चल रहा है वो इस समय खास करके इसकी जितनी भी प्रजातियां हैं उनका डस्ट टेस्टिंग, उनका करैक्टराइजेशन और यहाँ तक कि पॉलीप्लाइडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग पर इस पे काफ़ी काम है। और नई प्रजातियों का शोध करने में हमारे साथी इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से ये कागज के फूल वाला पौधा हरियाली को भी बनाए रख सकता है और सुंदरता को भी। तो बोगनविलिया की खेती कर अच्छी आमदनी आपको कैसे अर्जित करनी है आपने जान लिया। इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको मुर्गी पालन के संदर्भ में कुछ अहम बात बताने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, 5 सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, बहुत से लोग मुर्गी पालन से जुड़े तो होते हैं लेकिन उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता। वजह क्या होती है कि सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया उन्होंने। ऐसे में जरूरी है कि आपको समय समय पर किस तरह के प्रबंधन करने हैं उसकी जानकारी हो। जैसे इस समय की हम बात कर ले, गर्मी का मौसम है, मुर्गियों का आवास कैसा होना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। आइए हमारा पशुधन सेगमेंट में इसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। गर्मी के मौसम में ये नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि तापमान अधिक होने से मुर्गियों की मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि चूजों में गर्मी झेलने की क्षमता अधिक होती है और करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी चूजे रह लेते हैं, जबकि वयस्क मुर्गियों को गर्मी में अधिक परेशानी होती है क्योंकि इन्हें पसीना ग्रंथि नहीं होती, इसीलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करे मुर्गी पालक, जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गर्मियों का मुर्गियों पर प्रभाव, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो वो किसानों की समस्या और बढ़ा देता है। वो बहुत कठिन समय होता है किसानों के लिए मुर्गियों को गर्मियों से निजात दिलवाने के लिए। तो मुर्गियों में गर्मियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उनका जो भी बॉडी का तापमान है
वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, और उनमें पसीना ग्रंथि भी नहीं होती है, जिससे वो बॉडी हीट जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर निकालने में अक्षम होती है। इसलिए किसानों को थोड़ा सा अलर्ट होकर उनको बाहरी जो वातावरण है उसमें बदलाव करके मुर्गियों की हीट को अलग करना पड़ता है, जिसमें वो सेट की बनावट को इस तरीके से बनाएं कि उसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो पूरा पश्चिम दिशा में हो, जिससे सूरज की जो भी किरणें हैं वो डायरेक्ट अंदर ना आए और जो हवा की आवागमन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, जिससे जब वो चलती हुई हवा मुर्गियों से होकर निकलती है तो वो जो मुर्गियों की गर्मी है वो दूर ले जाती है। दूसरा, वो जो भी डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों को रखा गया है, जो उन्होंने चावल की फूस वगैरह यूज किया है, उसकी मोटाई लगभग 2 से 3 इंच रखें, जिससे मुर्गियां को एक इंसुलेशन मिल जाता है। साथ में यदि वो छत है, छत को वो वाइट वॉश करा दें, चूने की रंगाई करा सकते हैं, जिससे जो भी छत तप रही है उसकी गर्मी नीचे ना आए। तो ये वो आवास में बदलाव कर सकते हैं। इस मौसम में इनके आवास में भी कुछ खास बदलाव करने होते हैं, जिससे तापमान में कमी की जा सके। इसके लिए हवा का संचरण सही बनाए रखें। मुर्गियों के शेड में अधिक भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे मुर्गियों में हीट स्ट्रोक का अंदेशा भी बढ़ेगा। ऐसे में मुर्गी पालक उचित दूरी की व्यवस्था रखे। वो जो भी किसान भाई हैं, वो जो भी दीवार के पंखे हैं, दीवार के पंखों का उपयोग करें। उनको 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री के एंगल से उनको टिल्ट करके झुकाकर लगाएं, जिससे उसकी डायरेक्ट हवा मुर्गियों के सरफेस पर पड़े, मुर्गियों की सतह पर पड़े और वो उस गर्मी से निजात पा पाएँ। इसके अलावा यदि ज़्यादा गर्मी हो रही है और यदि किसान फव्वारा प्रणाली जो फॉगर होते हैं उनका उपयोग करें, तो वो ये फॉगर से वो अपने मुर्गियों के सेट का तापमान 4 से 5 डिग्री घटा सकते हैं। यदि वातावरण का तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो फॉगर प्रणाली से वो मुर्गियों के तापमान को एक उनके कंफर्टेबल जोन जो उनका 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है उसमें ला सकते हैं, जिससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो भी मुर्गियों का उत्पादन है वो नहीं घटेगा। साथ ही गर्मियों में पीने के पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जिससे सभी मुर्गियों को पानी मिल सके। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर मुर्गियों को सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है, जिससे उत्पादन में भी इजाफा हो सकेगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है कि हम नजर डालें कि इस समय किस तरह से हम अपने पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए नजर डालना है इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। तो दिखाते हैं आपको क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। तो पशुओं की देखभाल के बारे में तो आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव के साथ। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने वाले हैं जो केवल ना खुद सशक्त हो रहे हैं बल्कि अपने जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें भी सशक्त बना रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है ऋषिराम और ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। किसान छोटे छोटे प्रयासों को बड़ा रूप देने का काम कर रहे हैं, जिसमें वो बाजार की मांग भी समझ रहे हैं और अपने क्षेत्र विशेष के उत्पादों की कीमत भी। ऐसे ही एक उद्यमी है ऋषिराम भट्ट, जो उत्तराखंड देवभूमि में अपने साथ कई लोगों को शामिल किए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने देवभूमि स्व सहायता समूह बनाया है, जिसमें कई तरह के उत्पाद, जूस, जैम, अचार, चटनी, जैविक दालें तैयार की जाती है। वो बताते हैं कि उनके इस कार्य में सरकार से हर तरह की सहायता मिल रही है, जिससे आगे बढ़ना आसान हुआ। ऋषिराम जी जो जूस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक तरह का खास जूस है जिसे बुरांश का जूस कहते हैं, जिसे फूलों से बनाया जाता है। ये फूल बेहद ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। बुरांश उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। मार्च अप्रैल का महीना बुरांश के फूलने का समय होता है। बुरांश एक सदाबहार पेड़ है जो समुद्र तल से 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। फूल कई हिस्सों में बड़े, गोलाकार, गहरे लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। बुरांश मूल रूप से भारतीय है। ये पूरे हिमालय इलाकों में पाया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में पारंपरिक उपयोग के तौर पर बुरांश के फूल की पंखुड़ियों का उपयोग खाने में किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। बुरांश के फूलों से शरबत बनाया जाता है। ये शरबत औषधीय महत्व का होता है। हृदय रोगियों के लिए ये अत्यंत लाभकारी माना जाता है। उत्तराखंड में ऐसे कई महिला स्व सहायता समूह है जो पहाड़ी महिलाओं से बुरांश के फूलों को एकत्रित करती है और फिर इन फूलों को प्रोसेस कर जूस जैसे उत्पाद बनाती है। ऋषिराम जी के संगठन में इस समय 30 महिलाएं जुड़ी हुई है, जो फूलों को चुनने से लेकर प्रोसेसिंग में सहायता करती है और बने हुए उत्पाद मेले और प्रदर्शनी के माध्यम से देश भर में बेचते हैं। देवभूमि सहायता समूह हमारा एक समूह बना है उत्तराखंड के अंदर, जिसके अंतर्गत हम ये प्रोडक्ट सारे लाते हैं, जैसे जूस में अचार, जैम, चटनी, दालें, ऑर्गेनिक दालें समूह के अंतर्गत ये तैयार की जाती हैं। गवर्नमेंट हमारी इसमें काफ़ी हेल्प करती है लाने में, सामान ले जाने में, और इसकी गवर्नमेंट के थ्रू हमें स्टॉल मिलते हैं। और जैसे हमारी दालें हो गई, जूस हो गए, जैसे देखो ये काली उड़द ऑर्गेनिक दालें हैं उत्तराखंड की, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये हरसिल राजमा, ये हरसिल राजमा है, ये जो है हरसिल में पाई जाती है। ये दिखने में वाइट है, बनने में रेड होती है। इनकी खासियतें भी हैं दालों की। बुरांस का जूस पहाड़ों में सबसे बढ़िया माना जाता है इसको। बुरांस का फूल वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। स्क्वाइज इसमें आता है, जैसे बीपी, हार्ट, लीवर के लिए सबसे कामयाब चीज़ है ये। हमारा ये जूस भी बना हुआ है, ये भी हम महिलाओं द्वारा ही बनवाते हैं। जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि महिलाएं जो है माल्टा छीलते हुए दिखाई दे रही हैं। और हमारे समूह में इस टाइम पे 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और जो हमारे प्लांट है, जो प्लांट बना हुआ है वो हमारा इंडोरा खाल टिहरी गढ़वाल में बना हुआ है। और उसी समूह के अंतर्गत ये सारा सामान हम दिल्ली लाते हैं और हर साल इस मेले में भी आते हैं। समूह की ताकत से हम सभी बखूबी वाकिफ है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में इस तरह के समूहों से जहां आत्मनिर्भरता आई है, वहीं लोगों का पलायन भी कम हुआ। ऋषिराम जैसे उद्यमियों के ये कार्य वाकई में काबिले तारीफ है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां जो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आपको जरूर दे दें कि YouTube चैनल के जरिए आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए इसे, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।